आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर कार्यालय में दंपति का अनोखा प्रदर्शन, दस्तावेजों की माला पहन कलेक्टोरेट पहुंचे दंपति, 70 से 80 लाख की जमीन हड़पने का आरोप। नीमच में सरकारी जमीन को निजी बताकर 5.64 लाख की ठगी और अवैध कब्जे का मामला। महाशिवरात्रि पर श्री उमापति महादेव मंदिर में 5 दिवसीय आयोजन का भंडारा कर भव्य समापन। नीमच की एसएससी कोचिंग ने रचा इतिहास, जेईई मेंस में दक्ष साहनी ने 99.61 परसेंटाइल लाकर किया नीमच का नाम रोशन। हज के पवित्र सफर से पहले नीमच में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित, यात्रियों को मिला मार्गदर्शन। महाशिवरात्रि की छठा में रंगीनी, पोरवाल महिला मंडल ने किया भगवान भोलेनाथ पार्वती का हल्दी मेहंदी उत्सव। मैगी पार्टी बनी आखिरी दावत, जय श्री राम डैम में कक्षा 9वीं के 2 छात्रों के डूबने से मौत। बिलवाड़ा सर्किट हाउस के बाहर कार बस की मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद, लाठी डंडों से मारपीट में कई घायल। हनुमान नगर निवासी विष्णु शर्मा ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एक गंभीर मामला सामने रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने सरकारी जमीन को अपनी निजी बताकर उनसे लाखों रुपए की ठगी की है। हनुमान नगर निवासी विष्णु शर्मा ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकारी जमीन को निजी बताकर उनसे 5,64,000 रुपए की ठगी की गई। शिकायत में बताया गया है कि अमृतलाल खारोल ने सरकारी जमीन का सौदा अपने नाम किया और जमीन का सेल डीड तैयार कर लिया। आरोप है कि आरोपी को उनके सहयोगी मुकेश पाटीदार, हीरा भाई खारोल, रेखा भाई पाटीदार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि आरोपियों ने पत्नियों के नाम का दुरुपयोग कर कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की। इसके साथ ही सरकारी राजकोष में 5,04,000 वसूल कर जमा करने की भी मांग की गई। विष्णु शर्मा ने संबंधित सेल डीड की प्रति जिला प्रशासन को सौंप दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। दुखी मन और बड़े दुखी भाव के साथ में मैं आया हूँ आज यहाँ पर, और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे नाक रगड़ता हुआ आ रहा है, लूटता हुआ आ रहा है, और हर एक व्यक्ति परेशान हुआ क्योंकि उसकी काफी शिकायतों के बाद में कोई शासन सही तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक परेशान व्यक्ति और बहुत ही दुखी भाव से मैं आया हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आज मैं शासन को जाकर और उनकी किसी प्रकार से जो डील पोल हो रही है उसके बारे में बताऊं और मीडिया के सामने आऊं, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भाव है, न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय से हम परेशान है। 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया हुआ है, वो अभी तक नहीं उठा है। 5,64,000 की धोखाधड़ी हुई, शासकीय जमीन को खरीदी बिक्री, उसके 5,64,000 की इन्होंने अभी तक कोई भी स्टॉम्प और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए 5,64,000 की रिकवरी नहीं करवाई। इन्होंने बेदखली आदेश कराया इन्होंने सरकारी जमीन का, लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में जो है बना हुआ है ये कब्जा। पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है? पीड़ित इसमें विष्णु शर्मा जी हैं और आरोपी है मुख्य जो साजिश करता है वो अमृतलाल खारोल है, पर वो बहुत ही मास्टरमाइंड है। उसने जो भी लिखा पढ़ी करवा रखी है सब अन्य के नाम से करवा रखी है। जैसे विक्रय पत्र जो करवाया अपने पिताजी के नाम से करवाया, वो काफी बुजुर्ग है और पैसे का जो भी उपयोग करा ये इसी ने करा, इसी के खाते में आते जाते सब कुछ है पैसे। अभी भी वर्तमान में मुझे पता चला है कि इसने कुछ एक डील और करी है शासकीय जमीन को लेकर ही, लेकिन प्रमाण नहीं होने की वजह से मैं वह स्पष्टीकरण नहीं करता। अमृतलाल खारोल किस विभाग में है? ये जिला पंचायत में वृत्ति का पद पर कार्यरत है और वहां पर भी अनेक दस्तावेजों में हेराफेरी करके लगा हुआ है। इसने वहां पर अपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह काफी कम बच्चों की मात्रा बताई है, जबकि इसकी 6 बच्चे हैं। हमारे पंचायत द्वारा सब कुछ मेरे पास सारे साक्ष्य सारे एविडेंस है। सरकारी विभाग में होने का वो एक फायदा उठा रहा है। मुझे पहले तो कुछ ऐसा नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब इतना समय हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार से सहायता तो मिल ही रही ना, कहीं ना कहीं एक जवाबदेही है कि नहीं की वो बचा जा रहा है। कितने समय से आप परेशान हो रहे हैं? मैं 6 महीने से तो आ ही रहा हूँ। और आज आप किस प्रकार से क्या लेके आए? बस आज मेरा विरोध ये मुख्य विरोध यही है कि सरकारी जमीन पर अगर उन्हें यह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि हाँ भैया हमारी सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट लैंड पे आप फसल उगाइए, हम अपने अधिपत्य में नहीं लेंगे, हम आप फसल काटिए उसके बाद में छुड़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम में एक तरीके से साथ दिया जा रहा है। मेरा तो मेन ही उद्देश्य यही है कि जितेंद्र बरिया नाम है मेरा। आपने हाथ में लिख रखा, जो तख्ती ले रखी उस पर लिख रखा है कि पीड़ित हूँ या अपराधी, न्याय नहीं तो जन सुनवाई कैसी। क्या चाहते हैं आप? सर मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अमृतलाल खारोल जो दूरदर्शी में निवास करता है और इसके पिता गोपीलाल जी खारोल से मैंने ज़मीन 2016 में रजिस्ट्री कराई थी।
उसके पास में जो लगी हुई ज़मीन थी कम से कम 40 सारी ज़मीन थी, जो अमृतलाल खारोल भाई ये 40 साल से मेरे पास कब्जे में है। मैं आप इस ज़मीन को अगर लोगे तो मेरे को इसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये ज़मीन के पैसे 2017 में करीब 5,64,000 रुपये देकर और अमृतलाल उसकी पिता और उसकी माता और अमृतलाल खारोल ने ये ज़मीन को मुझे दे दी और एक मेरे को 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखापढ़ी करके मुझे कागज़ दे दिया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेरे से 400 BC करी और मेरे ज़मीन पे जब जो मैंने ज़मीन खरीदी थी अमृतलाल खारोल से, उस ज़मीन को भी उसने अपने कब्जे में कर ली, इसकी पत्नी को आगे करके और मेरे पर झूठा केस करने की कोशिश करी। मैं एक रेल कर्मचारी था, मैंने और मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया, बोले कि तुम क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, और मेरे पर झूठा आरोप लगाने के लिए कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया। मुझे मेरे परिवार वालों ने समझाया और सब कुछ होने के बाद में मुझे मजबूरन 2022 को मैंने इसको वापस ज़मीन की रजिस्ट्री ले ली। लेकिन जो सरकारी ज़मीन थी वो मुझे उसके पैसे मुझे नहीं दिए, बोले ये तो मेरी ज़मीन है, जो हो करना कर ले। मेरा उद्देश्य ये है कि ठीक है ये ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में करे। मैं यहाँ 5 साल से परेशान हूँ, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये अमृतलाल खारोल कौन है? ये अमृतलाल खारोल गोपीलाल खारोल का लड़का है और यहाँ किसी अधिकारी का मतलब चपरासी है। हाँ, तो वो अपना उसका रोब जा रहा है। उसका रोब ज़्यादा है क्योंकि सारे अधिकारियों से मिला हुआ रहता है हाँ। और उनके काम करता रहता है, उनकी गाड़ियाँ चलाता है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन आपकी बात पे मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रही। उल्टा प्रशासन ने मेरे को FIR मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है बघाना थाने में और मुझे अभी जमानत करवानी। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार इस ज़मीन को कब्जा में करे और मेरे कोई उद्देश्य नहीं है। और जो पैसा 5,64,000 रुपये है, अगर वो सरकार उसको जब्त करती है तो वो सरकारी खजाने में डाले। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है। जनसुनवाई में भोलियावास के मोहनलाल बागरी पत्नी संग तख्ती और दस्तावेजों की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने KYC के नाम पर 70 से 80 लाख की कृषि भूमि धोखे से नाम कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जन सुनवाई में मंगलवार को ग्राम भोलियावास निवासी मोहनलाल पिता किशनलाल बांगड़ी अपनी पत्नी के साथ गले में तख्ती पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनकी पत्नी ने दस्तावेजों की माला धारण कर रखी थी। तख्ती पर न्याय की मांग और चेतावनी संबंधित संदेश लिखा था। मोहनलाल ने आरोप लगाया कि नवंबर 2024 में रामगोपाल पिता देवीलाल धाकड़, हंसराज पिता गंगाराम चंद्रवंशी एवं मनोहर लाल पिता देवीलाल धाकड़ ने KYC के नाम पर उन्हें कलेक्टर कार्यालय ले जाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर व अंगूठे लगवा लिए। बाद में उन्हें पता चला कि सर्वे नंबर 294 की 0.12 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है, अन्य के नाम पर दर्ज हो गई और बदले में उन्हें कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की तो आरोपियों ने जमीन अपने नाम होने की बात कही। मोहनलाल का कहना है कि वे पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं, परंतु कार्रवाई न होने से वे निराश हैं। उन्होंने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच का आश्वासन दिया है। मामले की सत्यता की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। भोलियावास से आए हैं, धोखे से रजिस्ट्री करवा ली धाकड़ और राम गोपाल पिता देवीलाल जी धाकड़ को 12 धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। क्या चाहते हैं आप? वही चाहते हैं 12 वापस मिल जाए हमको तो जमीन। पहले भी इस मामले में राम गोपाल धाकड़ को लेकर कोई विवाद हुआ है क्या? विवाद तो नहीं हुआ था। हाँ, विवाद तो नहीं हुआ। क्या किया? धोखा से क्या किया? KYC के बहाने लाए, KYC करवाने के लिए KYC कराने। कितने टाइम पहले आपने कर रजिस्ट्री? ये हो गया 13-14 महीना हो गया। 13-14। क्या चाहते हो आप? 12 वापस जमीन चाहिए हमें। आज किस प्रकार विरोध करके आप यहाँ पहुँचे हैं? आज कैसे विरोध किया? आज तो कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए। क्या माला कागजों की माला वगैरह पहन के आए? कैसे आए? माला पहने, एक तख्ती भी लगा रखी थी। तख्ती लगा रहे। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हो 12 वापस मिल जाए। नहीं मिली तो आपने आत्महत्या। क्या चाहते हो? आत्महत्या करनी है और क्या मरना है? क्या करना चाह रहे हैं? तो सर जमीन मिली नहीं, बाहर परेशान हो रहे हैं हम तो। कितने समय से परेशान हैं? 14-15 महीने हो गए। अभी अधिकारियों ने आपकी सुनवाई गई, क्या बोला? नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं हो रही। मैं हमारी तो इससे पहले आप आए हो यहाँ पे? हाँ, आए थे सब पहले आए थे। अभी अधिकारी से बात हुई आपकी, उन्होंने क्या बोला आपको? अभी तो कलेक्टर साहब यहाँ दे देंगे। नहीं, अभी बाहर अधिकारी मिले ना आपको? हाँ। क्या बोला? क्या राय दी उन्होंने, क्या मशवरा दिया? ये कलेक्टर साहब के यहाँ देना है, ये आवेदन देना। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनलाल पिता किशनलाल।
महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर श्री उमापति महादेव मंदिर में यादव समाज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का मंगलवार को विशाल भंडारे के साथ भव्य समापन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर श्री उमापति महादेव मंदिर में यादव समाज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का मंगलवार को विशाल भंडारे के साथ भव्य समापन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही तथा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत 15 फरवरी को अभिषेक से हुई। इसी दिन साय 7 बजे महाआरती पश्चात 56 भोग अर्पित किया गया तथा रात्रि 8 बजे से प्रभु की इच्छा तक भजन संध्या आयोजित की गई। 16 फरवरी को हवन एवं पूजा संपन्न हुई। 17 फरवरी मंगलवार को प्रातः 11 बजे भूमि पूजन किया गया और इसके पश्चात 11 बजे साढ़े 4 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन में समाजजनों का उत्साह देखने लायक रहा और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। आज हम पहुंचे उमापति महादेव मंदिर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि पर्व को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया था। इसी के साथ आज अंतिम दिवस पर भव्य भंडारे के साथ इसका समापन किया जा रहा है। हमारे साथ समिति के लोग मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था और आज जो भंडारा आपने आयोजन किया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज ये कार्यक्रम श्री उमापति महादेव मंदिर परिषद में रखा गया है, जिसमें 15 तारीख से ये कार्यक्रम रखा गया था। 15, 16, 17 यानी 15 तारीख को शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक किया गया 4 बजे से और दूसरे दिन 16 तारीख को हवन आहुति दी गई और आज 17 तारीख के दिन विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों की जनता विशाल भंडारे का लाभ ले रही है। और ये हमारी समिति के अध्यक्ष ज्ञानू यादव, हमारी समिति के कोषाध्यक्ष मोनू भैया, हमारा भाई शुभम यादव, उपाध्यक्ष हमारा अक्का जी भाई, हमारे सब जन सहयोग से विशाल भंडारा कार्यक्रम किया गया है और ये हमारी टीम है और सभी के सहयोग से भंडारा किया जाता है। यादव समाज इसमें पूरा योगदान देती है और सभी के जन सहयोग से भंडारा किया जा रहा है। क्या इस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा और आगे भी आयोजित किए जाएंगे? हाँ, हर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है और सभी के जन सहयोग से ये भंडारा किया जाता है और कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हमारे सभी समिति के सभी बड़े बुजुर्ग सभी हमारे सब साथ रहते हैं और सभी इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हैं। कितने सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कई सालों से प्रतिवर्ष से किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है और आज इस कार्यक्रम को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं सभी के जन सहयोग से। हमारे साथ महिला मंडल भी मौजूद है, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपके द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था किस तरह का कार्यक्रम था और 5 दिवस में क्या क्या कार्यक्रम आयोजन किया गया? ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुबह अभिषेक हुआ, शाम पड़े भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन किया गया। कल हवन संपर्क हुआ, उसके बाद आज विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सारी माताएं बहनें सहयोग कर रही है। माताएं बहनों द्वारा इस बार क्या खास किया गया? हल्दी रस्म की, मेहंदी रस्म की और महिला संगीत अच्छी तरह प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ पे। ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं। मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। हमारे यादव समाज की तरफ से आज तो विशाल भंडारा है, लेकिन 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हल्दी हुई, मेहंदी हुई और महिला संगीत हुआ। बहुत एंजॉय किया, शायद मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और महिलाओं ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद आज विशाल भंडारा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत मजा आ रहा है और हम भी सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे और बहुत आनंद आ रहा है। मेरा नाम मोनिका यादव। जेईई मेंस के घोषित परिणाम में नीमच के छात्र दक्ष सहानी ने 99.61 परसेंटाइल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। एसएससी कोचिंग के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे दक्ष की सफलता से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। जेईई मेंस का परिणाम घोषित होते ही शहर में खुशी और गर्व का माहौल बन गया। नीमच के होनहार छात्र दक्ष सहानी ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में 99.61 परसेंटाइल हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। दक्ष पिछले 2 वर्षों से एसएससी कोचिंग नीमच में तैयारी कर रहे थे। नियमित क्लास, साप्ताहिक टेस्ट, मजबूत पढ़ाई का माहौल और शिक्षकों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन उनकी सफलता की बड़ी वजह रहा। अक्सर ऐसे रिजल्ट बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन दक्ष की सफलता और एसएससी कोचिंग ने एक बार फिर साबित किया है कि नीमच जैसे शहरों में भी अच्छी कोचिंग और सही दिशा मिलने पर छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं। इस खास मौके पर नीमच टुडे की टीम ने दक्ष सहानी, उनके माता पिता और एसएससी नीमच के डायरेक्टर रोहित सिंह सेंगर से विशेष बातचीत की। बातचीत में दक्ष ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, समय की सही योजना
और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। वहीं माता पिता ने एसएससी कोचिंग के सहयोग और अनुशासित वातावरण की सराहना की। एसएससी कोचिंग के डायरेक्टर रोहित सिंह सेंगर ने बताया कि यह परिणाम छात्र की मेहनत, परिवार के सहयोग और संस्था की पूरी टीम के समर्पण का नतीजा है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। आज हम पहुंचे हैं शहर के प्रसिद्ध एसएससी कोचिंग। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है। इसी के चलते एसएससी के होनहार छात्र ने इसमें अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ मौजूद है दक्ष साहनी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी दक्ष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपने जेईई मेंस में इतनी अच्छी रैंकिंग लाई है। परसेंटाइल जो आपके बताइए कितने रहे? मेरे 99.61 परसेंटेज रहे हैं। और कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एसएससी के साथ 11th से इनरोल हूँ और मैंने 11th और 12th एसएससी से ही पढ़ी है। बहुत बार बीच में डिमोटिवेशन भी आता है, लेकिन मैं टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, पूरी टीम से बात करता हूँ, तो मुझे इनकरेज भी करते हैं और जब भी मुझे डाउट आता है तो सॉल्व भी कर देते हैं। कैसे क्या आपकी स्टडी की जर्नी रही है? क्या स्टडी रूटीन था आपका? कितने घंटे आप इसमें प्रिपरेशन के लिए देते थे? मैं 6 आवर्स डेली देता था। अराउंड 6 आवर्स तो मैं घर पे देता था और 6 आवर्स क्लास चलती थी। और एसएससी कोचिंग का कैसा सपोर्ट रहा है आपको? बहुत अच्छा रहा है। अप्स एंड डाउन्स आए बहुत बार। सर ने कितनी बार गाइड भी किया है मुझे। कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो सर सॉल्व भी करते थे। जैसे कई बार होता है ना कि हम सोचने लग रहे हैं कि बस यार अब तो नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे और किस तरह से टीचर्स आपको इसमें हेल्प करते थे? खुद से तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता था उस टाइम पर, लेकिन सर ने हेल्प की। पेरेंट्स से बात करता था, टीम से बात करता था, पूरी इनकरेज करते थे और बहुत सारे ट्रिक्स भी बताई उन्होंने। शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है मुझे कैसे सॉल्व करने के। जैसे जेईई मेंस आपने अभी दिया है, तो आगे जेईई एडवांस की आपकी कैसी तैयारी है? तो अभी मैंने एडवांस की तैयारी शुरू तो कर ली है और सर तो बैठे ही है साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सर से बात कर लूँगा, सर भी सपोर्ट। हमारे साथ एसएससी के डायरेक्टर भी मौजूद है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, दक्ष की जो ये कहानी है, इसमें आपका क्या रोल है, ये बताइए ज़रा। देखिए, हमारा रोल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत है। हाँ, एसएससी टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इस रिजल्ट के लिए। सर, जैसे बच्चा डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या ट्रिक्स अप्लाई करते हैं? देखिए, मोटिवेशन का जो सोर्स होता है वो जनरली इंटरनल नहीं हो सकता। बच्चे क्या होते हैं इस एज में कि एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, बट एट दी एंड जो प्रिपरेशन है वहाँ पे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब तक मेरे एम्बिशन क्लियर नहीं कि मुझे क्या करना है, तो मैं मानता हूँ मोटिवेशन तो आ ही नहीं सकता। सर, जो आगे बच्चे जेईई देने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये नीमच के लिए गर्व की बात है कि दक्ष साहनी ने नीमच में रह के 2 साल हमारी संस्था में पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया है। तो एक जो बहुत लोगों का मिथ है कि सिलेक्शन मतलब बाहर जाओ, तो उस मिथ को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा पेरेंट्स के साथ रह के भी अपने नीमच शहर में बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है अगर सही मार्गदर्शन है तो। सर, आप दक्ष और उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको बच्चे के इस शानदार रिजल्ट के लिए, इस शानदार जीत के लिए। हमारे साथ दक्ष के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैम, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप बताइए, बच्चे के इस मेहनत में आपने कितना सपोर्ट किया है उसे और क्या क्या आपकी तरफ से उसके लिए रहा है? पहले तो बहुत बहुत थैंक यू एसएससी कोचिंग के, सर के, दक्ष के, उसकी मेहनत के। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो सर का ही रहा है। उन्होंने हमारे अंदर इतना बिलीव डाला कि नहीं, यहाँ रहकर भी बच्चा सब कर सकता है, तो हम भी टेंशन फ्री हो गए उसकी तरफ से। अच्छे से उसने यहाँ पढ़ाई की। सारा रोल सर का है, यहाँ के टीचर्स का है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सब की। हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को, बाकी सारी मेहनत जो भी की वो सर ने और एसएससी कोचिंग ने की है और दक्ष की पूरी मेहनत है। थैंक्स एसएससी कोचिंग की, बहुत बहुत थैंक्स। ये थे हमारे साथ दक्ष और उनके पेरेंट्स और एसएससी के डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि मेहनत तो दक्ष की ही थी, इनका सिर्फ सपोर्ट था। मेरी सहयोगी हेमंत यादव के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट।
कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ। जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची, बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। विश्व हज यात्रा की तैयारियों के बीच जिले में इस वर्ष 52 अकीदतमंद मक्का मदीना की रूहानी सफर पर रवाना होंगे। यात्रा से पूर्व जिला हज कमेटी द्वारा प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर आयोजित कर यात्रियों का आवश्यक मार्गदर्शन और स्वास्थ्य संबंधित औपचारिकताएं पूरी कराई गई। हज यात्रा को लेकर जिले में रौनक और धार्मिक उत्साह का माहौल है। इस वर्ष जिले से 52 अकीदतमंद पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए जिला हज कमेटी द्वारा मऊ रोड स्थित बंधन गार्डन में विशेष प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मध्य प्रदेश हज कमेटी के अधिकृत प्रशिक्षक जावेद खान ने हज की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने एहराम बांधने की विधि, तवाफ और सही की प्रक्रिया, अराफात और मीना में रुकने की महत्ता, साथ ही सऊदी अरब के कानूनों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। यात्री को संयम, अनुशासन और परस्पर सहयोग बनाए रखने की भी सीख दी गई। जिला हज कमेटी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हानिफ ने बताया कि निर्धारित टीकाकरण के बिना यात्रा संभव नहीं है। इसी क्रम में शिविर के दौरान सभी यात्रियों को आवश्यक टीके लगाए गए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भर प्रदेश भर से करीब 8000 हज यात्री रवाना होंगे। नीमच के यात्रियों की उड़ानें 18 अप्रैल से मुंबई से शुरू होंगी। देखिए, सफरे हज और सफरे हज के अंदर हमारी जो भारत सरकार है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताउन मतलब इमदाद जो रहती है वो हमारी भारत सरकार का सहयोग रहता है, क्योंकि वहाँ पर डेपुटेशन पर सबसे बड़ी टीम इंडिया की पहुँचाई जाती है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में हाजी जो रहते हैं इंडोनेशिया के बाद इंडिया के रहते हैं। तो इतने लार्ज हाजी को एक प्रॉपर टीका वैक्सीनेशन तो सऊदी हुकूमत का निर्देश रहता है, उसके अनुसार दिया जाना जरूरी होता है। तो आज उसी को नीमच में रखा गया है। जिला स्तर पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी सरपरस्ती के साथ, और इस टीके के अंदर मस्तिष्क ज्वर का टीका लगेगा। साथ में हज का अरकान किस तरीके से करना है, वहाँ के सरकारी नियम क्या होंगे, क्या पाबंदी रहेगी, किस तरीके से रोड के नंबर रहेंगे, तो ये सारी जानकारी भी इस ट्रेनिंग के अंदर हाजियों को दी जाएगी। जी, कितने हाजी नीमच जिले से आ रहे हैं? नीमच जिले से अभी जो है लिस्ट, ये तकरीबन 53 हाजियों की आई है, और इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो जो वेटिंग है वो अभी जो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, उसमें अगर वेटिंग वाले भी होंगे तो ये संख्या और बढ़ सकती है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद खान, मैं हज ट्रेनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुमा के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी और नीमच हज कमेटी की जानिब से आज तरबियत के टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि नीमच जिले से 53 हाजी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका टीकाकरण होगा, उनकी तरबियत कैंप चलेगी दिन भर, और यहाँ खाने का इंतजाम किया गया। क्या खास बात है हज को लेकर? हज को लेकर यह है कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं, और इंशाल्लाह 18 अप्रैल से उनकी फ्लाइट मुंबई से शुरू होगी, और काफ़ी इंतजाम किए हैं। लगभग कितने दिनों की हज यात्रा? ये 35 से 40 दिन की हज यात्रा रहेगी। हाजी मोहम्मद हनीफ, जिला हज कमेटी अध्यक्ष नीमच। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पोरवाल महिला मंडल ने रविवार को भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की हल्दी मेहंदी का पावन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से
हर्षोल्लास के साथ भाग ली। पोरवाल महिला मंडल द्वारा रविवार को भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की हल्दी मेहंदी का पावन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसर पर मंडल की महिलाओं ने भगवान शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत फूलों से किया और उन्हें हल्दी मेहंदी अर्पित की। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर खुशियां बांटती नजर आई। रविवार के कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई, जिसने कार्यक्रम को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। सोमवार को बड़े श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का शाही सहस्त्राभिषेक किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। अंत में सभी उपस्थित महिलाओं को गिफ्ट और प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पोरवाल महिला मंडल के सदस्यों ने इस अवसर को धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताते हुए इसे सफल एवं स्मरणीय आयोजन बताया। वार्षिक परीक्षा से पहले दोस्तों के साथ मैगी पार्टी मनाने गए कक्षा 9वीं के 2 छात्रों की बाजना रोड स्थित जय श्री राम डैम में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार सुबह दोनों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद शहर में शोक की लहर दौड़ गई। रतलाम के बाजना रोड स्थित पालसोड़ी गांव के जय श्री राम डैम पर दोस्तों संग मैगी पार्टी मनाने पहुंचे 2 नाबालिग छात्रों की डैम में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार सुबह रेस्क्यू टीम ने पहले 14 वर्षीय ध्रुव और फिर करीब 1 घंटे बाद जय उर्फ आशुतोष का शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को कक्षा 9वीं के 8 छात्र घर से पार्टी में जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। घटना स्थल पर पत्थरों से बनाया गया चूल्हा, उसमें पड़ी हुई मैगी, नाश्ते की प्लेट, प्याज और नमक की थैली मिली। अधूरी रह गई यह छोटी सी दावत हादसे की मुख्य गवाही दे रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र नहाने के लिए पानी में उतरे, तभी 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए। दोपहर करीब 3:30 बजे साथी लक्ष्यराज घर लौटा और घटना की जानकारी दी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डैम पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और मदद समय पर नहीं पहुंची। घटना के बाद शहर में शोक और आक्रोश का माहौल है। भिलवाड़ा के सर्किट हाउस के बाहर सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक कार और ट्रेवल्स बस की मामूली टक्कर ने देखते ही देखते उग्र विवाद का रूप ले लिया। कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। भिलवाड़ा शहर में कार और ट्रेवल्स बस की मामूली टक्कर ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चलने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस के बाहर की है, जहां एक ट्रेवल्स बस और एक कार के बीच हल्की भिड़ंत हो गई। घटना के बाद विवाद बढ़ा और गुस्साए लोगों ने बस ड्राइवर व खलासी को घेर लिया। देखते ही देखते आसपास के ट्रेवल्स कार्यालय से अन्य चालक और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच मारपीट शुरू हो गई और लाठियां चलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग ट्रेवल्स ऑफिस बंद कराने की मांग पर अड़ गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस पहुंची और समझाइश देकर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने ट्रैफिक सुचारू कराया। फिलहाल किसी पक्ष ने लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर कार्यालय में दंपति का अनोखा प्रदर्शन। दस्तावेजों की माला पहन कलेक्टोरेट पहुंचे दंपति। 70 से 80 लाख की जमीन हड़पने का आरोप। नीमच में सरकारी जमीन को निजी बताकर 5.64 लाख की ठगी और अवैध कब्जे का मामला। महाशिवरात्रि पर श्री उमापति महादेव मंदिर में 5 दिवसीय आयोजन का भंडारा कर भव्य समापन। नीमच की एसएससी कोचिंग ने रचा इतिहास। जेईई मेंस में दक्ष साहनी ने 99.61 परसेंटाइल लाकर किया नीमच का नाम रोशन। हज के पवित्र सफर से पहले नीमच में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। यात्रियों को मिला मार्गदर्शन। महाशिवरात्रि की छठा में रंगीनी। पोरवाल महिला मंडल ने किया भगवान भोलेनाथ पार्वती का हल्दी मेहंदी उत्सव। मैगी पार्टी बनी आखिरी दावत। जय श्री राम डैम में कक्षा 9वीं के 2 छात्रों के डूबने से मौत। भिलवाड़ा सर्किट हाउस के बाहर कार बस की मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद। लाठी डंडों से मारपीट में कई घायल। तो इजाजत दीजिए। तन्वी लकीरा को, आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।